नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं स्मिता शर्मा और आज का वीडियो NCERT के कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए है। बच्चों, हमने इससे पिछले वीडियो में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की सेकंड यूनिट का चैप्टर तैयार किया था। उसमें हम कर रहे हैं जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व। अब हम आगे बढ़ते हुए जनसंख्या वृद्धि और जनांकीय संक्रमण को देखेंगे। बच्चों, हम देखते हैं सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। बच्चों, इसके लिए हम अपने देश का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये हमारा एक क्षेत्र है, पूरा भारत, और हम देखते हैं कि 2001 में जनसंख्या 102.7 करोड़ थी, जबकि 2011 में जनसंख्या जो है वो हमारी 121 करोड़ हो गई। ठीक है, जब हम 2011 की जनसंख्या में से 2001 की जनसंख्या माइनस कर देंगे तो हमारी जनसंख्या आ जाएगी 18.3, यानी कि 18.3 करोड़ लोगों की वृद्धि 10 वर्षों के अंतराल में इस क्षेत्र में हुई है। अब हम आगे देखते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर। यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। बच्चों, हमने जब भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था पढ़ा था उस समय भी हमने आपको ये समझाया था कि जनसंख्या वृद्धि दर कैसे निकाली जाती है। इसका फॉर्मूला होता है P2 - P1 अपॉन P1 × 100। P2 का मतलब होता है वर्तमान जनसंख्या, P1 का मतलब होता है आधार वर्ष की जनसंख्या। तो P2 क्या है? 121 यानी कि 2011 की जनसंख्या, और P1 यानी कि 2001 की जनसंख्या, और ये है 102.7। इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 18.3 आ जाएगा। फिर हम 18.3 बटा 102.7 गुणा 100 करके जनसंख्या वृद्धि दर को प्रतिशत में निकाल लेंगे, तो जो वर्तमान जनसंख्या की 10 की वृद्धि के बिल्कुल समान है। आगे बच्चों, हम देखते हैं कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को इस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। मतलब किसी, जैसे हम एक वर्ष का समय ले लेते हैं, एक वर्ष में कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग मृत्यु हुई, और जन्म से जब हम मृत्यु को घटा देंगे तो हमारी प्राकृतिक वृद्धि निकल आएगी। फिर एक होती है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। इसको ज्ञात करने के लिए हमें जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास करना पड़ता है। बच्चों, यहाँ पर अप्रवास का मतलब होता है कि अप्रवास जो है वो प्रवास का प्रकार है। अप्रवास यानी कि ये जो स्थान है और यहाँ पर से दूसरे अन्य स्थानों से लोग आकर बसने लगते हैं, तो ये कहलाता है अप्रवास। इसके लिए हम झारखंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रोजगार की तलाश में देश के कई भागों से यहाँ झारखंड में लोग आकर बस जाते हैं। दूसरा होता है हमारा उत्प्रवास। उत्प्रवास में क्या होता है कि किसी एक स्थान से लोग दूसरे अन्य स्थानों पर जाकर बस जाते हैं। इसके कई कारण होते हैं। एग्ज़ाम के लिए हम 2004 का सुनामी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अंडमान निकोबार की जनसंख्या सुनामी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाकर बस गई थी। अब हम आगे देखते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर। बच्चों, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर, जैसे हम किसी क्षेत्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं और समय ले लेते हैं एक वर्ष का। एक वर्ष पूर्व यहाँ की जनसंख्या 100 थी, एक वर्ष बाद हम देखते हैं जनसंख्या 110 हो गई। तो जब जनसंख्या 100 से 10 की वृद्धि हुई तो ये कहलाएगी धनात्मक वृद्धि दर। दूसरी होती है ऋणात्मक वृद्धि दर। मान लो कि यहाँ एक वर्ष बाद जनसंख्या 90 हो गई तो ये कहलाएगी ऋणात्मक वृद्धि दर। धनात्मक वृद्धि दर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जन्म दर में वृद्धि या फिर अन्य स्थानों से लोगों का यहाँ पर प्रवास हो गया है। ऐसे ही ऋणात्मक वृद्धि दर के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे मृत्यु दर और यहाँ से अन्य स्थानों को लोगों का चले जाना, प्रवास कर जाना। अब हम देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। बच्चों, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। पहला है जन्म, दूसरा है मृत्यु और तीसरा होता है प्रवास।
पहला हम देखते हैं जन्म। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। और दूसरा होता है मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। आगे देखते हैं हम प्रवास। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। जैसे यह है भोपाल और यह है दिल्ली। तो कोई किसी कारणवश यानी रोजगार या विवाह के बाद भोपाल से दिल्ली जा रहा है तो जो भोपाल है उसका उद्गम स्थान है और जहाँ पर वो पहुँच गया है जैसे दिल्ली उसका गंतव्य स्थान कहलाएगा। बच्चों प्रवास के कई प्रकार हो सकते हैं जैसे स्थायी प्रवास, अस्थायी अथवा मौसमी प्रवास। स्थायी प्रवास मैंने जैसे अभी बताया कि वो भोपाल से दिल्ली गया है रोजगार की तलाश में तो मे भी वो यहाँ पर स्थायी रूप से रहने लग जाए। दूसरा होता है मौसमी प्रवास। ये हम देखते हैं राजस्थानी क्षेत्रों में बंजारे आते हैं और गर्मियों के समय में गर्मियाँ ख़त्म होने के वो वापस राजस्थान चले जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों प्रवास के कारण। पहले होते हैं प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक में बेरोजगारी, रहन सहन का निम्न स्तर, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन। इसके लिए हमने ऊपर एक छोटा सा चित्र भी लिया है। ज्वालामुखी मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण लोगों को ज़बरदस्ती एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेल दिया जाता है, वो होते हैं प्रतिकर्ष कारक। और दूसरे होते हैं अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक में क्या होता है कि इंसान जो है वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्वायत्त जीवन व संपत्ति, सुरक्षा, अनुकूल जलवायु आदि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों हम जनसंख्या में परिवर्तन। इसके लिए हम सिर्फ कर्व की सहायता से देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 8000 से 12000 ईसा पूर्व के मध्य जनसंख्या मात्र 80 लाख थी और उस टाइम पर कृषि का विकास और विस्तार हुआ था। उसके बाद हम ईसा के जन्म के समय देखेंगे तो जनसंख्या लगभग 30 करोड़ हो गई थी और फिर धीरे धीरे ऐसे वृद्धि हुई और 1750 के आसपास जो जनसंख्या है वो 55 करोड़ हो गई। आगे धीरे धीरे कई सुविधाएं जैसे 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि औद्योगिक यूरोपीय खोज, उपनिवेशवाद और यूरोपीय लोगों का विश्व के अन्य स्थानों पर जाना, धीरे धीरे और हम देखते हैं प्रगति होती गई। परिवहन, साफ सफाई, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के कारण जो कर्व था वो अभी तक तो कम था लेकिन अचानक से एकदम से बढ़ गया और जनसंख्या में बहुत तीव्र वृद्धि देखी गई और जनसंख्या 6 अरब तक पहुंच गई। अब हम देखते हैं कि 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में कितना समय लगा। सबसे पहले देखते हैं हम 1830 से 1930 के मध्य 1 अरब से 2 अरब जनसंख्या होने में 100 वर्ष का समय लगा, लेकिन 1930 से 1900 लगातार 12 वर्ष में 1 अरब की वृद्धि देखी गई है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती चली गई। अब हम देखते हैं कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या जन्म दर है यानी जनसंख्या वृद्धि दर है। सबसे पहले है अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ 2.4 वृद्धि दर है और ये सर्वाधिक है। और उसके बाद आता है सबसे कम वृद्धि दर वाले महाद्वीपों में यूरोप, यहाँ मात्र 0.2% जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है। आगे हम देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। जब भी जनसंख्या परिवर्तन होता है तो कई परेशानियां होती हैं जैसे संसाधनों का ह्रास होना, पर्यावरण प्रदूषण, साथ में बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे एड्स, HIV जैसी घातक बीमारियां फैलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जनांकीय संक्रमण। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 4-5 नंबर में जनांकीय संक्रमण का क्वेश्चन आ सकता है। जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत में उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे
जैसे ही समाज ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित व्यवस्था से उन्नत करके नगरीय औद्योगिक साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती जाती है। यह जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। आगे हम इसको देख लेते हैं। इस जनांकीय चक्र को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। ये होती है 1, 2 और ये 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था जो होती है, इस अवस्था में हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट यानी कि उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। अधिकांश लोग कृषि करते हैं और अशिक्षित होते हैं, ठीक है, और जीवन प्रत्याशा जो है वो बहुत कम होती है। तो इस जो प्रथम अवस्था जो है, इसमें बांग्लादेश के वर्षा वन के आदिवासी लोगों को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद आती है जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था, और दूसरी अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर अधिक होती है और फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और मृत्यु दर भी अधिक होती है, फिर वह भी धीरे धीरे घटने लगती है। स्वास्थ्य व तकनीकी सुविधाएं बढ़ने लगती हैं और मृत्यु दर कम होने लगती है, लेकिन जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक होती है। इसकी प्रारंभिक अवस्था में पेरू जैसे देशों को सम्मिलित किया गया है और इसकी अवस्था को खत्म होते होते श्रीलंका और केन्या जैसे देशों को सम्मिलित किया जाता है। आगे हम देखते हैं जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था। इस अवस्था में बच्चों जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है, नगरीकरण और औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से हो जाता है, जनसंख्या जो वो है शिक्षित हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि दर इसमें बहुत कम हो जाती है। ऐसे देशों में कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका को सम्मिलित किया जाता है। अब देखते हैं हम जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उनमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। गर्भ निरोधक का सुगम उपलब्ध बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साह उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं बच्चों। जनसंख्या में किस तरह से तेज़ी से वृद्धि हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे हर साल 8.3 करोड़ या 1.1 की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। अगर हम 1800 को देखें तो पूरे 1800 में देखें तो विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी, जो 2017 में बढ़कर 7.6 अरब हो गई, और फिर इस संख्या में आगे भी बढ़ने की उम्मीद है, जो 2030 तक लगभग 8.6 हो जाएगी और 2050 तक 9.8 और 2100 में यह 11.2 अरब तक पहुंच सकती है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं माल्थस का सिद्धांत। माल्थस का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र या देश में जनसंख्या की वृद्धि दर गुणोत्तर या ज्यामितीय दर से होती है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 की दर से बढ़ती है। जबकि खाद्यान्न और जीविकोपार्जन के साधन समांतर श्रेणी या अंकगणितीय दर से बढ़ते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। जनसंख्या वृद्धि का यह असंतुलन इतना अधिक हो जाता है कि 25 वर्ष में किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या दुगनी हो जाती है। अब देखते हैं बच्चों हम कोरोना वायरस और माल्थस का सिद्धांत, जो वर्तमान की बहुत जटिल समस्या हम लोगों के समक्ष है। आज से लगभग 250 साल पहले माल्थस ने जनसंख्या को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वह एकदम सही सटीक साबित हो रही है। माल्थस के अनुसार जब प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है उस समय भुखमरी, बीमारी, महामारी, युद्ध, अकाल, अतिवृष्टि और अन्य तरह की प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियां उत्पन्न होने के कारण जनसंख्या में मृत्यु दर के द्वारा कमी आती है, अर्थात जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है और पहले की अवस्था में ये वापस पहुंच जाती है। आगे हम देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के इन कारणों को थॉमस माल्थस ने सकारात्मक उपाय कहा है।
माल्थस का कहना है कि अगर विवाह न करना या विवाह देरी से करना, ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम, विवाह के बाद भी आत्मसंयम जैसे नैतिक निवारण उपायों की बात उसने कही थी, जिनके असफल होने की स्थिति में इस प्रकार की महामारियाँ एवं प्राकृतिक आपदाएं आना असंभावी है। तो बच्चों, ये था माल्थस का सिद्धांत और हमारा जनसंख्या वृद्धि का पूरा चैप्टर। और आज का होमवर्क है आपका, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि के जितने भी हमने पॉइंट्स बताए वो भी लर्न करना है। साथ ही में जनांगीय संक्रमण सिद्धांत को समझाइए, ये भी आप अच्छे डिटेल में लर्न कर लीजिएगा। और आपको जहाँ कोई बात या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।